हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बचपन से भूत पिशाच और चुड़ैलों की कहानियाँ सुनता आ रहा हूँ अपने दादाजी और दादी से। हॉरर स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि इस दुनिया में पारलौकिक शक्तियाँ हैं और उनके बारे में जानने के लिए ही मेरा मन जिज्ञासु रहता है। इसलिए ही मुझे बचपन से डरावनी कहानियाँ पसंद हैं। तो दोस्तों, मैं YouTube पर पहली बार आया हूं, तो एक छोटा सा परिचय दे देता हूं अपने बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम तनुज राजपूत है। मैंने अपना पूरा बचपन गांव में ही बिताया है। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन कुछ सालों से हमारी पूरी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो गई। फिर मेरे बहुत से दोस्त बने यहाँ पर, लेकिन मेरा एक ही दोस्त जिगरी यार था, लोकेश पवार। जब उसको पता चला कि मुझे हॉरर स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसी ने मुझे ये आइडिया दिया कि तुम अपने विचार और अपनी कहानियों का एक्सपीरियंस पब्लिक को सुना सकते हो YouTube के माध्यम से। फिर मैंने एक YouTube चैनल बनाया और आप मेरी पहली वीडियो सुन रहे हो। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो ऐसे इंसान की है जो बिना सबूत के किसी बात पर यकीन नहीं करता। उनका नाम है आकाश रॉय, और भूत प्रेत और चुड़ैल वगैरह पर तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि वो एक पत्रकार हैं और एक नामी ग्रामीण चैनल के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, वो अपने काम से रास्ते में कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक उनके साथ बहुत कुछ ऐसा घट जाता है कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहानी को लास्ट तक सुनना, ताकि कहानी का जो फ्लो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसमें तुम्हें पल पल डर का एहसास होता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं किसी बदलाव के। कहते हैं डर का कोई चेहरा नहीं होता, वो बस एक एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन बनकर दौड़ता है, जो आपके गले को सूखा देता है और तर्क शक्ति, लॉजिक को पंगु बना देता है। मेरा नाम आकाश राय है। मैं एक खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम है सच को ढूंढना, परतों को उधेड़ना और उन कहानियों को दुनिया के सामने लाना जो अंधेरे में छिपी होती हैं। मैंने अपने करियर में कई खौफनाक मंजर देखे हैं, अपराध, कत्ल और साजिशें, लेकिन मुझे कभी अनदेखे से डर नहीं लगा। भूतों में मेरा विश्वास शून्य था। मेरे लिए अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी थी और कुछ नहीं। लेकिन 13 अक्टूबर की वो रात, उस रात ने मेरी हर धारणा को, मेरे हर विश्वास को जड़ से उखाड़ फेंका। घड़ी में रात के 11:15 हो रहे थे। मेरी पुरानी महिंद्रा जीप के पहिए देवगढ़ के जंगलों की कच्ची और पथरीली सड़क को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। देवगढ़ का जंगल, स्थानीय लोग इसे शापित वन कहते थे। उनका मानना था कि इस जंगल की अपनी एक अलग दुनिया है, जहां समय थम जाता है। पर मेरे लिए ये सिर्फ मेरे अगले असाइनमेंट तक पहुंचने का एक शॉर्टकट था। मुझे शहर की सीमा पार करके एक पुराने केस के सिलसिले में रामपुर पहुंचना था, और ये जंगल मेरा 40 किलोमीटर का सफर बचा रहा था। बाहर तूफान अपनी चरम पर था। बारिश की बूंदें मेरी जीप की छत पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई हजारों कंकड़ एक साथ बरसा रहा हो। तड़ 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 तड़। हवा की साय साय इतनी तेज थी कि जीप की खिड़कियां कांप रही थीं। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, फिर भी सामने की सड़क धुंधली थी। हेडलाइट की रोशनी अंधेरे की उस मोटी चादर को काटने में नाकाम हो रही थी। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की ताकि इस मनहूस सन्नाटे को थोड़ा तोड़ा जा सके। खर खर। रेडियो से सिर्फ स्टैटिक शोर आ रहा था। कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वो अजीब सी चुभने वाली सफेद शोर, वाइट नॉइस की आवाज। मैंने झुंझलाकर उसे बंद कर दिया। अचानक मुझे लगा कि मेरी जीप के पीछे कुछ गुजरा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। सिर्फ अंधेरा था और बारिश। वहम है आकाश, बस थकान और नींद का असर है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन जंगल का माहौल कुछ अलग था। वो पेड़,
वो सिर्फ लकड़ी और पत्तों के नहीं लग रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में उनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां ऐसी लग रही थीं जैसे विकृत हाथ हों जो सड़क की तरफ बढ़ रहे हों मुझे पकड़ने के लिए। हर पेड़ के पीछे एक साया सा महसूस हो रहा था। तभी जीप ने एक जोरदार झटका खाया। धड़ाम! इंजन ने एक अजीब सी घुरघुराहट की, जैसे कोई जानवर दर्द में कराह रहा हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जीप रुक गई। हेडलाइट्स बुझ गईं। सन्नाटा। सिर्फ बारिश का शोर बचा था और मेरी अपनी सांसों की आवाज। नहीं नहीं नहीं, कम ऑन। मैंने चाबी घुमाई। खिक खिक खिक। इंजन ने स्टार्ट होने की कोशिश की, पर वो मर चुका था। मैंने डैशबोर्ड पर हाथ मारा। लानत है। मैं जीप के अंदर बैठा रहा, कुछ पल के लिए बाहर के अंधेरे को घूरता रहा। अब अंधेरा और भी घना लग रहा था। जीप के अंदर की वो सुरक्षा, वो लोहे का कवच अब एक पिंजरे जैसा महसूस हो रहा था। मैंने अपना मोबाइल निकाला। बैटरी 18% थी। नेटवर्क बार्स की जगह एक छोटा सा डेस्क बना आ रहा था। नो सिग्नल। परफेक्ट, मैंने बुदबुदाया, बिल्कुल किसी घिसी पिटी हॉरर फिल्म की तरह। मुझे बाहर निकलना ही था। बोनट खोलकर देखना था कि क्या गड़बड़ है। मैंने डैशबोर्ड से अपनी भारी टॉर्च उठाई, एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तूफान ने मेरा स्वागत किया। ठंडी हवा के थपेड़े ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा। मैं नीचे उतरा। कीचड़ मेरे जूतों को जकड़ रहा था। बारिश इतनी ठंडी थी कि वो कपड़ों को पार करके हड्डियों तक पहुंच रही थी। मैंने बोनट खोला। इंजन से हल्का धुआं निकल रहा था, जो बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक अजीब सी धुंध बना रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी इंजन पर मारी। सब कुछ ठीक लग रहा था। कोई तार नहीं टूटा था, कोई लीकेज नहीं थी। फिर गाड़ी बंद क्यों हुई? तभी मुझे एक गंध आई। पेट्रोल या जलने की गंध नहीं, ये गंध थी बासी फूलों की, जैसे कोई बहुत पुरानी माला सड़ रही हो। जंगल के बीचों बीच इस तूफान में फूलों की बदबू। मैंने टॉर्च को इधर उधर घुमाया। रोशनी की किरण जंगल के पेड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ी, और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। सड़क से करीब 100 मीटर दूर घने पेड़ों के पीछे एक ढांचा खड़ा था। एक विशाल पुरानी इमारत। बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरा आसमान सफेद हो गया। उस रोशनी में मैंने उसे साफ देखा। वो एक हवेली थी। गोथिक वास्तुकला, गॉथिक आर्किटेक्चर से बनी एक डरावनी इमारत। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी खोपड़ी की खाली आंखें हों। दीवारों पर जमी काई ने उसे काला कर दिया था। मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो जीप में बैठकर सुबह होने का इंतजार करूं, जहां ठंड से मेरी हालत खराब हो सकती थी, या फिर उस हवेली में शरण लूं। तर्क ने कहा कि जीप में रुको, लेकिन मेरी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, वो कुछ और ही कह रही थी। मुझे जीप में असुरक्षित महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ रुका तो जंगल मुझे निगल जाएगा। मैंने अपना लैपटॉप, बैग और कैमरा उठाया, जीप को लॉक किया और उस हवेली की तरफ बढ़ चला। वो 100 मीटर का रास्ता 100 किलोमीटर जैसा लगा। झाड़ियां मेरे कपड़ों को खींच रही थीं। कांटे मेरे हाथों को छील रहे थे। हर बार जब मेरा पैर सूखी पत्तियों, जो अब कीचड़ बन चुकी थीं, पर पड़ता, तो चप चप की आवाज आती, जो इस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगती थी। चलते चलते मुझे बार बार लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने 2 बार झटके से मुड़कर पीछे देखा और टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, बस हिलते हुए पेड़ और बारिश की चादर। लेकिन वो एहसास कि कोई मेरी गर्दन के ठीक पीछे खड़ा है, मुझे घूर रहा है, वो जा नहीं रहा था। मैं हवेली के मुख्य द्वार, मेन गेट पर पहुंचा। लोहे का गेट जंग खा चुका था। उस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। शायद कोई पारिवारिक चिन्ह, फैमिली क्रेस्ट था, लेकिन अब वो किसी जानवर के मुंह जैसा लग रहा था। मैंने गेट को हाथ लगाया।
वो बर्फ जैसा ठंडा था। हल्का सा धक्का देते ही गेट ने एक आवाज की, क्री ई ई ई छ। वो आवाज इतनी तीखी और लंबी थी कि मुझे लगा इसने पूरे जंगल को जगा दिया होगा। पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज आई और फिर वही जानलेवा सन्नाटा। मैं कंपाउंड के अंदर दाखिल हुआ। सामने एक बड़ा सा सूखा हुआ फव्वारा फाउंटेन था। फव्वारे के बीच में एक परी की मूर्ति थी जिसका एक पंख टूटा हुआ था और चेहरा काई से ढका था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। बारिश का पानी उसकी आंखों से बह रहा था, आंसुओं की तरह। हवेली का मुख्य दरवाजा अब मेरे सामने था। शीशम की लकड़ी का बना लगभग 10 फीट ऊंचा दरवाजा। मैंने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, तभी मेरी नजर दरवाजे के हैंडल पर गई। वो एक शेर के मुंह के आकार का था और उसके मुंह में पीतल का छल्ला था। मैंने छल्ले को 3 बार खटखटाया। ठक ठक ठक। क्या कोई है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैंने जोर से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कोशिश की। हेलो, प्लीज, मुझे मदद चाहिए। तभी दरवाजा अपने आप बिना किसी आवाज के अंदर की तरफ खुल गया। सिर्फ 1 इंच, जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया जो बारिश के पानी में मिल गया। हेलो, मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा पूरा खुल गया। अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। एक बहुत बड़ा हॉल था। मेरी टॉर्च की रोशनी जहां जहां पड़ रही थी वहां धूल के गुबार उड़ रहे थे। फर्श पर काले और सफेद संगमरमर लगे थे जो अब धूल की वजह से भूरे हो चुके थे। दीवारें ऊंची थीं और उन पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं। मैंने टॉर्च एक पेंटिंग पर मारी। वो किसी राजा या नवाब की तस्वीर थी, लेकिन समय की मार ने कैनवास को जगह जगह से फाड़ दिया था। अजीब बात यह थी कि उस पेंटिंग की आंखें बिल्कुल साफ थीं। ऐसा लग रहा था कि वो पेंटिंग मुझे देख रही थी, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। माफ कीजिए, मैं बिना आज्ञा के अंदर आ गया। मैंने अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश की। मेरी आवाज गूंजकर वापस आई। आ गया, आ गया, आ गया। तभी हॉल के दूसरे छोर पर एक विशाल सीढ़ी, ग्रैंड स्टेयरकेस के ऊपर से एक आवाज आई। यह चलने की आवाज नहीं थी, ये किसी चीज के घिसटने की आवाज थी। सर, सर, खट, सर। मेरी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ लपकी और फिर मैंने उसे देखा। सीढ़ियों के सबसे ऊपरी पायदान पर अंधेरे के बीच से एक हल्की पीली रोशनी उभर रही थी। एक लालटेन। उस लालटेन को पकड़ने वाला एक हाथ दिखा, सूखा, हड्डियों का ढांचा जैसा हाथ जिस पर चमड़ी सिर्फ नाम मात्र की थी। धीरे धीरे रोशनी में एक चेहरा सामने आया। एक बूढ़ा आदमी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। 80 साल, 100 साल या उससे भी ज्यादा। उसके गाल धसे हुए थे, बाल रुई की तरह सफेद और बिखरे हुए। उसने एक पुराना फटा हुआ कोट पहन रखा था जो शायद आजादी से पहले का रहा होगा, लेकिन सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं। मोतियाबिंद कैटरैक्ट के कारण उसकी दोनों आंखें पूरी तरह सफेद थीं। दुधिया सफेद, बिना पुतली के। वह अंधा लग रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसका एक पैर शायद खराब था क्योंकि वो उसे घसीट कर चल रहा था। ठक, पैर, सर, ओल्ड गोमा, ठक, सर। ये आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। मेरे दिल की धड़कन उस ठक सर की ताल के साथ तेज हो रही थी। वो मेरे करीब आया और रुक गया। उससे कपूर, पुरानी किताबों और उसी सड़े हुए फूलों की गंध आ रही थी। उसने अपनी सफेद आंखें मेरे चेहरे की ओर की। भले ही वो देख नहीं सकता था, पर मुझे लगा कि वो मेरी रूह के आर पार देख रहा है। तुम? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो, भारी, रेतीली और फटी हुई।
तुम भटक गए हो मुसाफिर? मेरा गला सूख गया था। मैंने थूक निगला। जी बाबा, मेरी जीप बाहर जंगल में खराब हो गई है। तूफान बहुत तेज है। मैं बस सुबह तक सर छुपाने की जगह चाहता था। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हुई, जैसे वो हवा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो, या शायद वो किसी और की आवाज सुन रहा हो जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। हवेली को मेहमान पसंद नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये शब्द चेतावनी की तरह लगे। मैं बस हॉल में कोने में बैठ जाऊंगा। सुबह होते ही मैकेनिक को बुलाऊंगा और चला जाऊंगा, मैंने विनती की। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, एक कड़वी मुस्कान। जाना, उसने ऐसे कहा जैसे मैंने कोई चुटकुला सुनाया हो। यहां से जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन खैर, बाहर मौत खड़ी है, अंदर सिर्फ यादें हैं। तुम ऊपर वाले कमरे में रुक सकते हो। धन्यवाद। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन शर्तें हैं। उसने अचानक अपनी लालटेन मेरी आंखों के करीब कर दी। उसकी सफेद आंखें चमक उठीं। क्या शर्तें? मैं पीछे हटा। पहला, उसने अपनी एक उंगली उठाई। वो उंगली टेढ़ी थी। रात को इस कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे प्यास लगे, चाहे किसी के रोने की आवाज आए। दूसरा, हवेली की चीजों को हाथ मत लगाना। यादें जिंदा होती हैं, उन्हें छेड़ना अच्छा नहीं होता। और तीसरा, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन गई थी। आईने, मिरर्स मत देखना। इस हवेली में आईने सच नहीं दिखाते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आईने? जी, ठीक है, मैंने बस इतना कहा। आओ। वो मुड़ा और वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे चल दिया। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे। दीवारों पर लगी परछाइयां लालटेन की हिलती रोशनी के साथ नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दीवारें सांस ले रही हैं। पहली मंजिल पर एक लंबा गलियारा कॉरिडोर था। दोनों तरफ कई कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे। गलियारे के अंत में आखिरी कमरे के सामने वो रुका। उसने अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। चाबियां आपस में टकराईं, छन छन। उसने एक जंग लगी चाबी ताले में डाली और घुमाई। कटक। दरवाजा खुला। ये तुम्हारा कमरा है, बूढ़े ने कहा। अंदर मोमबत्ती है, उसे जला लेना। लालटेन मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। मुझे अभी और भी काम है। इतनी रात को काम? मेरे मुंह से निकल गया। बूढ़े ने मुझे एक बार फिर अपनी उन डरावनी सफेद आंखों से देखा। रात ही तो हमारा दिन है मुसाफिर, उसने कहा। और फिर वो मुड़कर अंधेरे गलियारे में अपनी घिसटती हुई चाल के साथ गायब हो गया। ठक सर, ठक सर। जब तक उसकी आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई, मैं वहीं खड़ा रहा। मैं कमरे के अंदर गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। कुंडी लगाई। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने अपनी टॉर्च से कमरे का मुआयना किया। कमरा काफी बड़ा था। एक पुराना 4 पायों वाला पलंग जिस पर एक गद्दा बिछा था, एक लिखने की मेज, राइटिंग डेस्क, एक कुर्सी और कोने में एक बड़ी लकड़ी की अलमारी, वार्डरोब। दीवार पर, जैसा बूढ़े ने कहा था, एक बड़ा आईना लगा था, लेकिन उस पर एक गंदा सा कपड़ा डाला हुआ था। आईने मत देखना, बूढ़े की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने आईने की तरफ न देखने का फैसला किया। मेज पर एक मोमबत्ती और माचिस रखी थी। मैंने मोमबत्ती जलाई। पीली रोशनी कमरे में फैल गई, जिससे कोने और भी गहरे काले दिखने लगे। मैंने अपनी जैकेट उतारी जो गीली होकर भारी हो चुकी थी और उसे कुर्सी पर टांग दिया। मुझे प्यास लग रही थी पर मेरे पास पानी नहीं था। मैं बिस्तर पर बैठ गया। गद्दे से धूल उड़ी। थकान हावी हो रही थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। इस माहौल में सोना नामुमकिन था। कमरे में एक खिड़की थी
जिस पर भारी मखमली पर्दे गिरे हुए थे। मैंने सोचा कि बाहर देखूं कि बारिश रुकी या नहीं। मैं उठा और खिड़की के पास गया। मैंने पर्दा हटाया। बाहर अभी भी तूफान था। बिजली चमक रही थी। खिड़की से मुझे नीचे का प्रांगण और मेन गेट साफ दिख रहा था। और वहीं मेरी सांसें गले में अटक गईं। बिजली की एक जबरदस्त चमक हुई और मैंने देखा, मेन गेट के पास, जहां मेरी जीप खड़ी होनी चाहिए थी, वहां एक लालटेन की रोशनी थी। एक आदमी खड़ा था। वही फटा हुआ कोट, वही टेढ़ा खड़ा होने का तरीका, हाथ में वही पुरानी लालटेन। वो बूढ़ा, वो बारिश में भीगता हुआ जंगल की तरफ मुंह करके खड़ा था। मेरा दिमाग चकरा गया। ये कैसे मुमकिन है? वो तो मुझे अभी ऊपर छोड़कर गया था। इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंचा, और वो भी उस लंगड़े पैर के साथ? मैं खिड़की से सटकर खड़ा हो गया, अविश्वास से उसे घूरता रहा। तभी वो बूढ़ा धीरे धीरे पलटा। उसने ऊपर देखा, सीधा मेरी खिड़की की तरफ। इतनी दूरी से भी, अंधेरे में भी मुझे पता था कि वो मुझे ही देख रहा है। उसकी सफेद आंखें बिजली की रोशनी में चमक रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से बाय वेव किया। डर के मारे मैं पीछे हट गया। पर्दा मेरे हाथ से छूट गया। मैं कांप रहा था। अगर वो नीचे है तो मुझे कमरा किसने दिखाया? और अभी गलियारे में कौन चल रहा था? तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, कमरे के अंदर, मेरे ठीक पीछे। चर, कुर्सी के हिलने की आवाज। वही कुर्सी जिस पर मैंने अपनी जैकेट टांगी थी। मैं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मुड़ा। कुर्सी अब मेज की तरफ नहीं थी, वो मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। और उस पर मेरी जैकेट नहीं थी। मेरी जैकेट फर्श पर पड़ी थी और कमरे के कोने में रखी वो विशाल अलमारी। उसका हैंडल बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ घूम रहा था। क्री के सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं उस हैंडल के घूमने की आवाज को अपनी नसों में महसूस कर सकता था। दरवाजा 1 इंच खुला। अंदर सिर्फ घना काला अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में से एक आवाज आई। बूढ़े की आवाज नहीं, बल्कि किसी बच्चे की आवाज, सिसकती हुई, गीली और दर्दनाक। भैया, तुमने दरवाजा क्यों खोला? ये कहानी बहुत। वो आवाज, वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो इतनी पतली और इतनी धीमी थी, जैसे कोई बच्चा अपनी आखिरी सांसों में कुछ बुदबुदा रहा हो। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मेरा दिमाग कह रहा था, भागो आकाश, अभी इसी वक्त यहां से भागो। लेकिन मेरा शरीर, वो सुन्न पड़ चुका था। मेरी नजरें उस अलमारी के अंधेरे पर जमी थीं। वो 1 इंच खुली हुई थी। मैंने अपनी टॉर्च उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे, जिससे रोशनी की किरण भी हवा में डगमगा रही थी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी सीधे उस दरार, क्रैक पर मारी। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े लटक रहे थे, सड़े हुए, दीमक लगे कोट और कुछ साड़ियां। वहां कोई नहीं था, कोई बच्चा नहीं। कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरी आवाज फट रही थी। बाहर आओ। सन्नाटा, वही मनहूस सन्नाटा फिर लौट आया। मैंने एक झटके में अलमारी का पल्ला पूरा खोल दिया। धड़ाम, दरवाजा दीवार से टकराया। अंदर खाली था। सिर्फ धूल का एक गुबार उड़ा, जिसने मुझे खांसने पर मजबूर कर दिया। मैंने अलमारी के फर्श को देखा। शायद कोई बच्चा नीचे छिपा हो, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ खिलौना पड़ा था, एक लकड़ी का घोड़ा जिसका सिर गायब था। मैंने राहत की सांस ली। वहम, ये सब मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया। थकान, भूख और इस डरावनी जगह का माहौल मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। मैं वापस मुड़ा और अपनी कुर्सी, जो कुछ देर पहले हिली थी,
उसे सीधा किया। मैंने जैकेट उठाई और वापस टांग दी। इस बार मैंने कुर्सी को दीवार से सटा कर रखा ताकि वो हिल न सके। मैं पानी पीना चाहता था, पर पानी नहीं था। गला रेगिस्तान की तरह सूख रहा था। अपना ध्यान बटाने के लिए मैं उस लिखने की मेज, राइटिंग डेस्क के पास गया। वो मेज सागौन टीक की लकड़ी की बनी थी, जिस पर नक्काशी की गई थी। उस पर धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन एक जगह धूल साफ थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहां हाथ रखा हो। मैंने मेज की दराज, ड्रॉअर खींचने की कोशिश की। पहली दराज लॉक थी, दूसरी भी लॉक थी, लेकिन बीच वाली दराज, वो थोड़ी ढीली थी। मैंने जोर लगाया, चर्र करके वो खुल गई। अंदर कुछ कागज पड़े थे और एक काले चमड़े की डायरी। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों से मुड़े हुए थे। एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मेरे डर पर हावी हो गई। मैंने डायरी बाहर निकाली। उस पर 1 साल लिखा था, 1952। मैंने मोमबत्ती को करीब खींचा और डायरी खोली। लिखावट बहुत सुंदर थी, शायद किसी फाउंटेन पेन से लिखी गई थी। लेकिन स्याही का रंग, वो काला नहीं, गहरा भूरा, रस्टी ब्राउन था, जैसे सूखे हुए खून का रंग हो। मैंने पढ़ना शुरू किया। तारीख 12 नवंबर 1952। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है। मैं यहां राय साहब की बेटी मिनी का इलाज करने आया हूं। उसे एक अजीब बीमारी है। वो दिन भर सोती है और रात भर जागती है। वो कहती है कि उसे दीवारों के पीछे से आवाजें आती हैं। हवेली का चौकीदार, वो अंधा, बूढ़ा, मुझे वो पसंद नहीं है। वो मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं यहाँ का मेहमान नहीं, शिकार हूं। मैंने पन्ना पलटा। तारीख 15 नवंबर 1952। मिनी की हालत बिगड़ रही है। आज मैंने उसे आईने से बातें करते देखा। वो अपने प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन से नहीं, बल्कि आईने के अंदर किसी और से बात कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, डॉक्टर अंकल, वो मुझे अपने साथ खेलने बुला रहे हैं। मैंने राय साहब से कहा कि हमें इस हवेली को छोड़ देना चाहिए। यहाँ की हवा में कुछ जहरीला है, लेकिन वो नहीं माने। मेरे माथे पर पसीना आ गया। आईने के अंदर बूढ़े की चेतावनी मुझे याद आई, आईने मत देखना। मैंने तेजी से पन्ने पलटे। आखिरी एंट्री, तारीख 20 नवंबर 1952। हमें जाना होगा आज रात ही। वो बूढ़ा, वो इंसान नहीं है। मैंने उसे देखा। मैंने उसे बिना आंखों के अंधेरे में चलते देखा। वो मिनी को ले गया है। वो कह रहा था कि बलिदान जरूरी है। हम कमरे में बंद हैं। बाहर कोई गलियारे में चल रहा है, घिसट रहा है। खुदा के लिए, अगर कोई ये डायरी पढ़े तो आईने को मत देखना, कभी मत देखना। वो दरवाजे हैं, वो उन्हें बाहर आने देते हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। डायरी यहीं खत्म हो गई। आगे के पन्ने फटे हुए थे। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। 1952, यानी 70 साल से भी पहले। अगर वो बूढ़ा 1952 में भी बूढ़ा था, तो आज वो जिंदा कैसे है? तर्क ने जवाब देने से मना कर दिया। अचानक कमरे की मोमबत्ती फड़फड़ाई। लौ फ्लेम एक पल के लिए नीली हुई और बुझ गई। घुप अंधेरा। धत तेरे की, मैं हड़बड़ाया। माचिस कहाँ है? मैं अंधेरे में मेज पर हाथ टटोलने लगा। मेरी उंगलियां माचिस की डिब्बी से टकराईं। मैंने तिल्ली निकाली और जलाई। जैसे ही तिल्ली जली, उसकी मध्यम रोशनी में मुझे सामने की दीवार दिखी। दीवार पर लगा वो बड़ा आईना, जिस पर गंदा कपड़ा ढका हुआ था। अब वो कपड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। आईना खुला था। नहीं, मैंने खुद से कहा, उस तरफ मत देखा काश। लेकिन इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर अजीब होती है।
जिस चीज के लिए मना किया जाए, नजर वहीं जाती है। मेरी नजर उस आईने पर पड़ी। आईना बहुत पुराना था, उसका कांच धुंधला था, उसमें मेरा चेहरा दिख रहा था। मैं हाथ में जलती हुई माचिस पकड़े खड़ा था। मेरे चेहरे पर डर साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली, सिर्फ एक पुराना कांच है। मैं माचिस बुझने से पहले मोमबत्ती जलाने के लिए झुका, लेकिन तभी मेरी नजर फिर आईने पर गई और मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आईने में मैं नीचे झुका हुआ नहीं था, आईने में मेरा प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, सीधा खड़ा था। वो मुझे देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही चौड़ी, डरावनी मुस्कान जो कान से कान तक फटी हुई थी। तिल्ली मेरी उंगली तक जल गई, पर मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं स्तब्ध था। आईने के अंदर वाले आकाश ने अपना हाथ उठाया और शीशे पर अंदर से एक दस्तक दी। टुक। उसी पल मेरे हाथ की तिल्ली बुझ गई। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। अब मैं अंधेरे में था और मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूं। टुक टुक टुक, आवाज आईने से आ रही थी, जैसे कोई कांच के पीछे से बाहर आने के लिए खटखटा रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और पागलों की तरह उसे ऑन किया। रोशनी की बीम सीधे आईने पर पड़ी। आईना खाली था, मेरा प्रतिबिंब सामान्य था, लेकिन कांच पर अंदर की तरफ से छोटे छोटे हाथों के निशान, हैंडप्रिंट्स बने हुए थे। भाप, स्टीम में बने निशान, जैसे कोई बच्चा कांच के पीछे खड़ा होकर अपनी हथेलियां उस पर जमा रहा हो। मुझे यहां से निकलना है, मैं चिल्लाया। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भागा। मैं उस कमरे में एक पल भी और नहीं रुक सकता था। चाहे बाहर वो बूढ़ा हो या तूफान, इस कमरे से तो वो बेहतर ही होगा। मैं दरवाजे पर पहुंचा, लॉक, लैच पकड़ा और खींचा। दरवाजा नहीं खुला। क्या? मैंने कुंडी चेक की, कुंडी खुली थी, लेकिन दरवाजा ऐसे जाम था जैसे दूसरी तरफ से किसी ने वेल्डिंग कर दी हो। खोलो, कोई है, खोलो इसे। मैं दरवाजे को पीटने लगा। तभी मेरे ठीक पीछे कमरे के बीचों बीच से आवाज आई, वही घिसटने की आवाज। सर, सर। मैं दरवाजे से सट गया, टॉर्च को कमरे की तरफ घुमाया। बिस्तर के नीचे से कुछ निकल रहा था। पहले 2 हाथ निकले, काले सड़े हुए हाथ, फिर एक सिर जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे एक टूटी हुई गुड़िया की तरह रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था और पूरे कमरे में वो सड़े हुए फूलों की बदबू भर गई। वो चीज अपना सिर उठाती है, बालों के बीच से 2 चमकती हुई पीली आंखें मुझे देखती हैं और वो चीज बोलती है उसी बूढ़े की आवाज में, लेकिन इस बार आवाज बहुत भारी और गूंजती हुई थी। शर्त तोड़ी तुमने मुसाफिर, आईना देख लिया। वो चीज तेजी से मेरी तरफ लपकी। मैं चीखा और उसी पल कमरे की फर्श, फ्लोर मेरे पैरों के नीचे से गायब हो गई। लकड़ी का पुराना फर्श टूट गया। कड़ कड़ धड़ाम। मैं नीचे गिरा, अंधेरे में। गिरते हुए मुझे सिर्फ हवा की आवाज और अपनी चीख सुनाई दे रही थी। और फिर सब कुछ काला हो गया। सबसे पहले मुझे सिर्फ दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर को एक भारी हथौड़े से तोड़ दिया हो। मेरी आंखों के सामने घना अंधेरा था, इतना काला कि आंखें खुली हों या बंद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे मुंह का स्वाद कसैला था खून। मेरे होंठ फट गए थे। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाएं पैर से एक चीख निकल गई। आह! मेरी आवाज उस अंधेरे कुएं में गूंजी। मुझे याद आया, वो कमरा, वो आईना, वो रेंगती हुई चीज और फिर गिरना। मैं जिंदा था, लेकिन कहां?
मेरे आसपास की हवा बहुत भारी थी, उसमें ऑक्सीजन कम और सीलन डैम्पनेस ज्यादा थी। वैसी ही बदबू जैसी किसी पुराने बंद पड़े कुएं से आती है। गीली मिट्टी, काई और सड़ा हुआ मांस। मैंने अपना हाथ इधर उधर मारा। मैंने अपना हाथ इधर उधर मारा। मेरी टॉर्च कहाँ है? मेरी उंगलियां गीली चिपचिपी जमीन को छू रही थीं। शायद कीचड़ था। तभी मेरा हाथ किसी ठंडी बेलनाकार चीज से टकराया। मेरी टॉर्च। मैंने उसे उठाया और बटन दबाया। कोई रोशनी नहीं। नहीं, प्लीज अभी नहीं। मैंने टॉर्च को अपनी हथेली पर ठोका। ठक ठक। एक बार, 2 बार और तीसरी बार में टॉर्च की रोशनी टिमटिमाते हुए जल उठी। लेकिन वो रोशनी मध्यम थी। शायद गिरने से बैटरी हिल गई थी। उस पीली बीमार सी रोशनी में मैंने अपने आसपास देखा। मैं किसी कमरे में नहीं था। मैं एक तहखाने बेसमेंट में था, या शायद किसी गुफा में। दीवारें ईंटों की नहीं बल्कि खुरदरे पत्थरों की बनी थीं, जिन पर से पानी रिस रहा था। टप टप टप। छत बहुत ऊपर थी। वहां एक बड़ा छेद था जहां से मैं गिरा था। लकड़ी के टूटे हुए तख्ते मेरे आसपास पड़े थे। मैंने अपने पैर की तरफ देखा। पैंट फटी हुई थी और खून बह रहा था। हड्डी शायद नहीं टूटी थी, लेकिन मोच स्प्रेन बहुत बुरी थी। मैं खड़ा हुआ, दीवार का सहारा लेकर। तभी मुझे कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। टॉर्च की रोशनी वहां गई। वो हड्डियां थीं। जानवर की नहीं, इंसान की। एक खोपड़ी स्कल जो आधा मिट्टी में धसी हुई थी, और उसके पास एक पुराना डॉक्टर का बैग पड़ा था। चमड़े का बैग जिस पर फफूंद फंगस लगी हुई थी। मेरा दिल बैठ गया। डॉक्टर सुधीर मेरे मुंह से निकला। 1952 की डायरी वाले डॉक्टर। वो कभी हवेली से बाहर नहीं गए थे। वो यहीं इसी गड्ढे में गिरे थे और यहीं दम तोड़ दिया। मुझे यहां से निकलना था। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। छेद बहुत ऊपर था। सामने एक संकरा नैरो गलियारा था जो अंधेरे में कहीं जा रहा था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। घेस ठक, घेस ठक। ये जगह सिर्फ एक तहखाना नहीं थी, ये एक भूल भुलैया मजे थी। हवेली के नीचे सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ था। दीवारों पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। शायद किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा था, या शायद वो सिर्फ खरोंचे थीं जो यहाँ मरने वाले लोगों ने अपने नाखूनों से बनाई होंगी। चलते चलते मुझे लगा कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मेरे पीछे नहीं, बल्कि मेरे आगे से। छप छप छप। पानी में चलने की आवाज। कोई मेरी तरफ आ रहा था। मैंने टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में दीवार से चिपक गया। अपनी सांस रोक ली। आवाज पास आ रही थी। छप छप। और फिर एक गुनगुनाने की आवाज। कोई बहुत ही धीमी बेसुरी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। ला ला ला। सो जा मुन्ना, सो जा। ये एक लोरी लल्लाबाई थी, लेकिन आवाज किसी औरत की नहीं, बल्कि एक भारी मर्दाना आवाज थी जो बच्चे की नकल कर रही थी। ये वही आवाज थी जो ऊपर कमरे में अलमारी से आई थी। मैं देख नहीं सकता था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो चीज मेरे बहुत करीब से गुजरी। इतनी करीब कि उसके शरीर की सड़ी हुई बदबू ने मेरा दम घोंट दिया। हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कोई गीले कपड़े घसीट रहा हो। वो चीज आगे निकल गई। लोरी की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। ला ला ला।
जब मुझे यकीन हो गया कि वो जा चुका है तो मैंने लंबी सांस ली। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने टॉर्च दोबारा जलाई, लेकिन इस बार हाथ से ढककर, ताकि सिर्फ थोड़ी सी रोशनी बाहर आए। मैं उल्टी दिशा में बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक बड़े कक्ष चेंबर में पहुंचा। यहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये एक बड़ा गोलाकार कमरा था और यहाँ सैकड़ों सूटकेस पड़े थे। पुराने लोहे के संदूक, ट्रंक्स, चमड़े के बैग, आधुनिक बैकपैक, सब कुछ ये उन लोगों के थे जो पिछले 100 सालों में यहाँ रास्ता भटक कर आए थे। एक कोने में घड़ियों का ढेर लगा था, दूसरे कोने में जूतों का पहाड़। ये हवेली का स्टोर रूम नहीं था, ये एक कब्रिस्तान का रिकॉर्ड रूम था। मैं एक ढेर के पास गया। सबसे ऊपर एक कॉलेज बैग पड़ा था, उस पर एक आईडी कार्ड लटक रहा था। समीर वर्मा, इंजीनियरिंग छात्र 2018। यानी सिर्फ पुराने लोग नहीं, यह आज भी हो रहा है। अचानक मेरी नज़र कमरे के बीचों बीच गई। वहां एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक गुड़िया डॉल बैठी थी। वो कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, वो आदमकद लाइफ साइज थी और उसे इंसानी कपड़े पहनाए गए थे। एक लाल रंग की फ्रॉक, उसके बाल असली लग रहे थे। मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वो गुड़िया नहीं है। वो सूखी हुई लाश, मम्मीफाइड बॉडी थी। एक छोटी बच्ची की लाश जिसे रसायनों, केमिकल से सुरक्षित रखा गया था। मिनी, मेरे दिमाग में झटका लगा। राय साहब की बेटी, डॉक्टर सुधीर की डायरी वाली मरीज, वो मरी नहीं थी, उसे यहां सजाकर रखा गया था। तभी उस लाश की गोद में रखी एक चीज पर मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ी। एक और डायरी? नहीं, ये एक टेप रिकॉर्डर था, पुराना कैसेट वाला रिकॉर्डर। मेरी पत्रकार की आत्मा फिर जाग उठी। मुझे जानना था कि आखिर यहां हुआ क्या था। मैंने कांपते हाथों से रिकॉर्डर का बटन दबाया। क्लिक। पहले सिर्फ शोर आया, शशश, और फिर एक आवाज, राय साहब की आवाज, डरी हुई, रोती हुई। मैं भगवान से माफी मांगता हूं। मैंने सौदा किया था, अपनी दौलत के लिए, अपनी जान के लिए। उस तांत्रिक ने कहा था कि काला जंगल बलिदान मांगता है। मुझे लगा बकरे की बलि काफी होगी, लेकिन वो मेरी बेटी को मांग रहा है। वो रखवाला, केयरटेकर, वो इंसान नहीं है, वो शैतान का दूत है। वो मिनी को नीचे ले गया है और अब वो मुझे लेने आ रहा है। टेप बंद हो गया। क्लिक। सन्नाटा। तो वो बूढ़ा, वो रखवाला है और वो सदियों से इस जंगल की भूख मिटा रहा है। और मैं उसका अगला निवाला मील हूं। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, लोरी की नहीं। इस बार आवाज भारी थी, बूढ़े की आवाज। और यह आवाज तहखाने के पत्थरों से नहीं, बल्कि कमरे में लगे स्पीकर से आ रही थी। नहीं, ये आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। इतिहास खोदना बहुत बुरी आदत है, पत्रकार साहब। मैं झटके से मुड़ा। उस गोलाकार कमरे के हर प्रवेश द्वार, एंट्रेंस पर अंधेरे में लालटेनें जल उठी। 1, 2, 3, 4, चारों तरफ से। और हर लालटेन के पीछे वही बूढ़ा खड़ा था। 4 बूढ़े नहीं, ये छलावा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। ठक, सर, ठक, सर, चारों दिशाओं से। मेरे पास भागने की जगह नहीं थी। बीच में मैं और वो मम्मी बनी हुई बच्ची। तुमने नियम तोड़े, चारों बूढ़ों ने एक साथ कहा।
उनकी आवाज गूंज रही थी। तुमने दरवाजा खोला, तुमने आईना देखा, और अब तुमने सच जान लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने अपनी टॉर्च घुमाई, कोई रास्ता ढूंढने के लिए। ऊपर इस कमरे की छत नीची थी और छत पर लोहे की एक जाली ग्रेट लगी थी, शायद वेंटिलेशन शाफ्ट, लेकिन वो बहुत ऊपर थी। मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? मेरी नजर उस जूतों के पहाड़ पर गई। अगर मैं उस पर चढ़ जाऊं। मैंने दौड़ लगाई, लंगड़ाते हुए। बूढ़े मेरे करीब आ रहे थे। मैं जूतों और बैगों के ढेर पर चढ़ने लगा। पैर फिसल रहे थे। एक हाथ ने मेरा टखना एंकल पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। मैंने नीचे देखा। वो बूढ़ा मेरे ठीक नीचे था। उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था। उसकी सफेद आंखों में अब लाल नसें उभर आई थी और उसका मुंह वो किसी जानवर की तरह खुल गया था, जिसमें दांतों की जगह सिर्फ काले नुकीले पत्थर थे। आह! मैंने अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर लात मारी। कड़कड़, जैसे किसी सूखी लकड़ी पर लात पड़ी हो। उसकी पकड़ ढीली हुई। मैं ऊपर चढ़ा और उस लोहे की जाली को धक्का दिया। वो जाम थी। खुल जा, कम ऑन। नीचे से बूढ़ा फिर ऊपर चढ़ रहा था। और अब वो अकेला नहीं था। अंधेरे कोनों से और भी आकृतियां निकल रही थीं। वो यात्री जो पहले मर चुके थे, वो भी रेंगते हुए आ रहे थे। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर जाली को धक्का दिया। जंग लगा। लोहा टूटा। का टाक। जाली हट गई। मैंने अपने हाथ ऊपर फंसाए और खुद को ऊपर खींचने लगा। मेरे पैर हवा में झूल रहे थे। नीचे से दर्जनों हाथ मुझे पकड़ने के लिए ऊपर उठ रहे थे। जैसे ही मैंने खुद को शाफ्ट के अंदर खींचा, एक हाथ ने मेरा जूता पकड़ लिया। मैंने पैर झटका, जूता निकल गया और नीचे गिर गया। मैं शाफ्ट के अंदर गिर पड़ा, हांफते हुए। मैं सुरक्षित था, शायद। मैंने नीचे झांक कर देखा। नीचे अब लालटेन बुझ चुकी थी, लेकिन अंधेरे में हजारों लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और एक साथ हजारों आवाजें आईं। भागो मुसाफिर, भागो। खेल तो अब शुरू हुआ है। कि मैं क्या ठीक हो? गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी करके सो गए? मैं हड़बड़ा कर उठा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा था, सांसें फूली हुई थीं। मैंने पागलों की तरह इधर उधर देखा। जीप ठीक थी। जंगल सामान्य लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे। कोई हवेली नहीं थी। कोई तूफान नहीं था। क्या? मैंने अपना गला साफ किया। मैं कब से यहां हूं? पता नहीं साहब, मैं तो अभी निकला। देखा, आप बेहोश पड़े हो, ड्राइवर ने कहा। रास्ता साफ है, जाओ अब। ड्राइवर चला गया। मैं सीट पर पीछे टिक गया। सपना। मैंने राहत की सांस ली और पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा, सब सपना था, वहम था। पागल हो गया था मैं। मैंने जीप स्टार्ट की। इंजन एक बार में स्टार्ट हो गया। मैंने गियर डाला और आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरी नजर पैसेंजर सीट पर गई। वहां सीट पर एक पुराना जंग लगा हुआ लालटेन रखा था। वही लालटेन। उसका कांच टूटा हुआ था और उससे अभी भी हल्का धुआं निकल रहा था। और लालटेन के नीचे सीट के कवर पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मुसाफिर। मेरी हंसी गले में अटक गई।
मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेरी गर्दन पर उंगलियों के काले निशान छपे थे। मैं सपना नहीं देख रहा था। मैं बच गया था, लेकिन मैं अकेला वापस नहीं आया था। जंगल खामोश था, लेकिन मुझे पता था वो मुझे देख रहा है। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और जीप दौड़ पड़ी। पीछे धूल उड़ रही थी और शायद एक बूढ़े की हंसी गूंज रही थी। तो दोस्तों, ये थी आकाश राय की कहानी। क्या वो वाकई बच गया, या वो लालटेन एक इशारा है कि अंतिम पड़ाव कभी पीछे नहीं छूटता? कभी कभी हम जगहों को छोड़ देते हैं, लेकिन जगहें हमें नहीं छोड़ती। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे डार्क शो। रात अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे हमारी कोई कहानी मिस ना हो, और साथ में ये भी बताइए आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।